तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अमरूद की बागवानी से लाखों की आय ले रहे किसान का अनुभव। अजोला उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक पर जानकारी भाग 1। भिंडी की वैज्ञानिक बुआई तकनीक पर जानकारी। फलों के अंतर्गत अमरूद की बागवानी का क्षेत्रफल आम के बाद सबसे ज्यादा है, जिसकी फलों की मांग काफी रहती है। यदि अपने प्रदेश के अमरूद की औसत उत्पादन की बात करें तो अधिकतर बागवान भाई प्रति हेक्टेयर 10 से 12 टन या अधिक से अधिक 20 टन तक की उत्पादन ले पाते हैं, जो कि काफी कम है। यदि इनके कम उत्पादन के कारण पर गौर करें तो अमरूद के बाग में किए जाने वाले प्रबंधनों जैसे उर्वरक, सिंचाई तथा पौध सुरक्षा के अभाव में अमरूद के बाग से कम फलन आय प्राप्त होती है। परंतु किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं ग्राम गिल्लीपुरवा, जिला कानपुर नगर के एक प्रगतिशील अमरूद उत्पादक राम अवतार निषाद से, जो प्रति हेक्टेयर अमरूद की 30 टन का उत्पादन ले रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि यह उत्पादन वे कैसे प्राप्त करते हैं तथा क्या मिलता है उनको लाभ। मेरे पिताजी किसानी काम करते थे और मैं भी किसानी काम कर रहा हूँ। हम लोग सब्जी की खेती एवं खरबूजा व तरबूज की खेती करते थे। फिर हम उद्यान विभाग के संपर्क में आए और उन्होंने अमरूद के बागवानी के बारे में हम लोगों को समझाया। फिर हमने अमरूद बागवानी शुरू की। हम लोग पिछले 10-15 साल से लगातार अमरूद की खेती करते हैं। किसान भाइयों, हम लोग पौधों की रोपाई लाइन से लाइन की दूरी लगभग 10 फीट रखते हैं। लगाने के 3 साल बाद पौधे फलक देने लगते हैं। इस समय मेरे पास 2 हेक्टेयर अमरूद का बाग है। ये जो हमारा बाग आप देख रहे हैं वो 10 साल पहले का है और इसमें हमने नखलऊ 49 और सरदार प्रजातियों को लगाया है। किसान भाइयों, जहाँ तक तुड़ाई की बात है तो सितंबर से अक्टूबर से शुरू कर देते हैं, मार्च अप्रैल तक करते हैं। 5 महीने से 6 महीने तक तुड़ाई काम चलता है। तो 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 300 कुंटल अमरूद प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक लागत की बात है तो खाद, रसायन, गोबर की खाद 12,000 रुपए तक, जुताई गुड़ाई का खर्च 10 से 15,000 लगभग है, सिंचाई 8,000 लगभग है, लेबर का खर्चा 15,000 रुपए है, अन्य खर्चा 5,000 लगभग है। इस तरीके से 60 से 70,000 रुपए खर्च है। कुल अमरूद हुआ लगभग 3 लाख का, उसमें से लागत घटाया 60-70 हजार, तो लगभग
2,30,000 का आया हुआ है। इस प्रकार किसान भाइयों, अमरूद की बागवानी लाभ का व्यवसाय है। आप भी मेरी तरह इसकी खेती करके लाभ कमा सकते हैं। बाग की देखरेख की बात है तो हम अपने बाग में प्रतिवर्ष 2 बार पौधों में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। पहली जून जुलाई में और दूसरी सितंबर अक्टूबर में प्रति पौधा लगभग 10 किलो सड़ी गोबर की खाद एवं 250 ग्राम नाइट्रोजन एवं 250 ग्राम फास्फोरस। किसान भाइयों, जहां तक छाया रहती है वहां तक बुरक कर अच्छी तरह से गुड़ाई करके मिट्टी में मिला देते हैं। अपने बाग को समय समय पर गुड़ाई के द्वारा खरपतवारों से साफ रखते हैं और सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहते हैं तथा समय समय पर बाग की कटाई छटाई करते रहते हैं। किसान भाइयों, जहां तक तुड़ाई की बात है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक करते हैं। तो क्रेटों में लगा करके ये जो बाग आप देख रहे हैं इसकी तुड़ाई हमने अक्टूबर नवंबर माह से शुरू की थी। शुरुआत के दिनों में 3 से 4 दिन के अंतर पर तुड़ाई करते हैं, लेकिन कई बार हम रोज भी तुड़ाई करते हैं। तुड़ाई करते समय जो बात ध्यान में रखनी रहती है वो है बाजार अगर पास में भेजना है तो उस तरह एवं दूर भेजना है तो मजबूत फलों की तुड़ाई करते हैं। तुड़ाई के बाद फलों को इकट्ठा करके छटाई करके श्रेणीकरण करते हैं एवं क्रेटों में आकार में अनुसार ही फलों को लगाते हैं। इस प्रकार फलों की मंडी में भेजते हैं। किसान भाइयों, आप भी बागवानी लगा करके कमा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अजोला दुधारू पशुओं के साथ साथ कृषि के अन्य सह व्यवसाय जैसे कि मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि के लिए एक महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार है, जिसका उपयोग आहार में करने से इनके दूध एवं मांस उत्पादन में काफी वृद्धि तो होती ही है, साथ ही यह सस्ता एवं सुलभ आहार भी है और इसके लाभ को देखते हुए बहुत से किसानों ने अजोला का उत्पादन भारत जैसे विकासशील देश में जहां लगभग 2/3 किसान छोटी जोत, सीमांत और भूमिहीन हैं, वहां कृषि के पश्चात पशुपालन को ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। पूर्व में किसान अपनी कुछ भूमि का एक भाग अपने पालतू पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था हेतु उपयोग में लाते थे, परंतु आज ये स्थिति नहीं है। साल के कम से कम 2/3 समय में हरे चारे की कमी है। ज्यादातर किसान जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, परंतु फिर भी अपने दुधारू पशु जिसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 5 लीटर प्रतिदिन है, उसकी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं भरण पोषण के लिए 2 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन उपलब्ध कराने को मजबूर है। साथ ही किसान अपने घर के आसपास आसानी से उपलब्ध चीजें जैसे गेहूं का भूसा, चावल का कना इत्यादि ही पशुओं को खिलाते हैं। परिणाम स्वरूप तेजी से बढ़ती कुपोषण की समस्या और प्रति पशु प्रतिदिन का दुग्ध उत्पादन काफी कम है और आज यहाँ तक कि बड़े व मध्यम जोत वाले किसान दुग्ध उत्पादन व्यवसाय अथवा पशुपालन से ही संबंधित दूसरे व्यवसायों की ओर रुख किया है। फिर चाहे जो भी हो, लेकिन इस समय अनावृष्टि और उपलब्ध सिंचाई जल की कमी भी पूरे साल चारे की आपूर्ति में बाधक है। यह स्थिति कमोबेश कुक्कुट पालन व दूसरे पशुपालन से ही संबंधित दूसरे आयामों की भी है, जहां कुल लागत का लगभग 70% व्यय केवल आहार पर ही जाता है। इनमें बढ़ती आहार लागत ने लघु, सीमांत एवं भूमिहीन किसानों के लिए यह व्यवसाय कम आकर्षक बना दिया है। तो क्या इन अधिक महंगे व्यावसायिक दाना मिश्रण का कोई सस्ता व बेहतर विकल्प है, जिसे किसान अपने घर के आंगन में कम पानी व लागत में भी आसानी से उत्पादित कर सकें? जी हाँ, अजोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही आकर्षक उपहार
जो इन समस्याओं से घिरे किसानों के लिए आशा की एक किरण है, जो उपरोक्त समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। और इससे भी अधिक रोचक तथ्य ये भी है कि अज़ोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। सदियों से एशिया और इसके दूसरे देशों अज़ोला धान की खेती में हरी खाद के रूप में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। अज़ोला का प्रसारण इसके प्रभावी वानस्पतिक भागों से होता है। अज़ोला के पोषक गुण। अज़ोला पोषक तत्वों की दृष्टि से काफी समृद्ध होता है। शुष्क भार के आधार पर इसमें अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा लगभग 25 से 35% तक पाई जाती है, जो कि विभिन्न दलहनी चारा फसलें जैसे बरसीम व लूसन से काफी अधिक है। इसके अलावा 10 से 15% खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक आदि के साथ साथ लगभग सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। अज़ोला अति उत्तम पोषण गुणवत्ता, लिग्निन की कम मात्रा, आसानी से पाचनशीलता, अत्यंत तीव्र वृद्धि दर तथा कम जीवन काल आदि में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके आधार पर अज़ोला विभिन्न पशुधन के लिए एक सस्ता व अधिक पसंद किए जाने वाले पूरक आहार के रूप में सर्वमान्य हो चुका है। कम लागत में अज़ोला की खेती। NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अज़ोला का उत्पादन कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों व विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा अमूमन कंक्रीट की क्यारियों को उपयोग में लाया जाता है। हालांकि इसकी मांग कम है, लेकिन चूंकि ये सस्ता है इसलिए गरीब व भूमिहीन किसानों में लोकप्रिय है। सामान्यतः अज़ोला अपने प्राकृतिक आवासों जैसे नम भूमि, धान का खेत, उथली जल सतह आदि में एक या अधिक जैव या अजैव बाधाओं की वजह से पूर्ण क्षमता के अनुरूप वृद्धि नहीं कर पाता, परंतु ऊपर बताई गई प्रणाली को व्यवहार में लाकर साल के ज्यादातर महीनों में लगभग 1000 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक ताजा अज़ोला उत्पादित किया जा सकता है। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अज़ोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। अज़ोला पिनेटा, अज़ोला कैरोलिना एवं अज़ोला माइक्रोफिला। अज़ोला की व्यावसायिक खेती करने से पूर्व कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र अथवा राज्य में डेयरी कोऑपरेटिव आदि से सलाह लेकर क्षेत्र के लिए अनुकूल अज़ोला की प्रजाति का चुनाव करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों की खेती में जिन किसानों के पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है वह भिंडी की खेती कर अधिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रजातियों के चयन, खेत तैयारी, उर्वरक प्रबंधन, बुआई विधि इत्यादि पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा इन कार्यों में कोई भी कमी रह गई आपकी भिंडी की फसल से अच्छी उपज एवं आय ले सकते हैं। अतः भिंडी की आपको जान करके ये अच्छा लगेगा कि जितनी भी सब्जियां देश से निर्यात की जाती हैं उसमें 60% जो सब्जी है वो भिंडी ही है। इसके अलावा जो 40% है उसमें सभी सब्जियां आती हैं।
इसकी जो उन्नतशील किस्में हैं जिनको लेके किसान बंधुओं को इसकी खेती करनी चाहिए, उसमें पहली जो उन्नतशील किस्म है उसको BRO6 के नाम से जानते हैं। दूसरी जो किस्म है उसको VRO5 के नाम से जानते हैं। एक और किस्म है जिसको हम परभनी क्रांति के नाम से जानते हैं। परभनी क्रांति एक किस्म है। उसके बाद IIVR10 है, IIVR11 है। संकर किस्में हैं जिनमें सोनाक्षी है, भवानी है, कृष्णा है, हाइब्रिड 6 है, हाइब्रिड 8 है। इन किस्मों को आप लगा करके अपनी भिंडी की खेती कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाई बात करेंगे भूमि और भूमि की तैयारी की। तो भिंडी की खेती के लिए 1 से 2 जुताई कीजिए, और गर्मा में अगर आप लगाने जा रहे हैं भिंडी तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब जो आपकी भूमि है उसमें नमी होनी चाहिए, जो मृदा है आपकी उसमें नमी होनी चाहिए। अगर नमी का अभाव है तो पलेवा करके जुताई करें और नमी का स्तर जो है वो बरकरार रखें। इसके बाद किसान भाई बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की। तो अगर आपने मृदा जांच नहीं कराई है तो भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए जो हमारी भूमि है उसमें 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, गोबर की जो खाद है हमारी उसको हमको खेत की तैयारी के समय अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला देना चाहिए। 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास जो है प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व जो है मिट्टी में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष जो मात्रा हमारे पास बची हुई है वो बुआई के 30 व 50 दिन के बाद फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में हमको देना चाहिए। तो बीज की मात्रा जो है वो किस तरीके से आप निर्धारित करेंगे, तो 1 हेक्टेयर में अगर आप खेती करने जा रहे हैं भिंडी की तो 8 से 10 किलोग्राम जो है बीज की मात्रा इस समय के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसान बंधु, जो हमारा भिंडी का बीज है उसका हमको बीज उपचार करना चाहिए, और बीज उपचार के लिए जो कैप्टान है हमारा उससे हम बीज उपचारित करते हैं। और बीज उपचारित करने के लिए जो हमारा बीज है उसको हम 24 घंटे तक पानी में भिगो करके छाया में थोड़ी देर सुखा करके हमको बुआई करना चाहिए। और जो कवकनाशी दवा है हमारा कैप्टान या थीरम, उसकी 2.5 से 3 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमको बीज उपचार करना चाहिए। और उसके बाद जो है लगाने का जो दूरी होना चाहिए वो बीज की जो बुआई है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। कतार से कतार 30 सेंटीमीटर का और पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर की दूरी, इसको आपको ध्यान रखना है लगाते वक्त। उसके बाद भिंडी की जो बुआई है वो समतल क्यारियों में मेरों पर हम करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेड़ जो है वो हमारी टूटना न पाए और ज़मीन इस तरीके की हो, उसमें मृदा का में जो है आपकी नमी का स्तर जो है वो इस तरीके से हो कि हमारी मेड़ जो है सुचारू रूप से बन सकें। और उसके बाद जो है में नमी का स्तर बरकरार रखने के लिए हमको कहीं न कहीं सिंचाई का जो प्रबंधन है, जल प्रबंधन है, उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। और अच्छी फसल उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई में जो है मार्च के महीने में 10 से 12 दिन, अप्रैल में 7 से 8 दिन और मई जून में 4-5 दिन के अंतर पर करना चाहिए। अगर बरसात हो रही है और यदि वर्षा हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वर्षा ऋतु में जब आपका भिंडी की फसल पहुंच जाए तो उस वक्त आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी स्तर पे खेत में जल जमाव न होने पाए और आपके जो खेत है उसमें जल निकास की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। किसान भाइयों, फूलों की खेती की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत झरबेरा फूल की केवल इसका रोपण कर देने से मात्र से ही गुणवत्ता युक्त एवं बाजार मांग अनुसार आपको फूलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को कुशलता पूर्वक किया जाए, अन्यथा आपको पोषक तत्वों, सिंचाई तथा फसल सुरक्षा के अभाव में कम एवं गुणवत्ताहीन फूलों की प्राप्ति होगी, जिससे मिलने वाला लाभ भी कम होगा। अतः किसान भाइयों, झरबेरा की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्य इस समय किए जाएं जिससे गुणवत्ता युक्त अधिक फूल की प्राप्ति हो, इसकी जानकारी दे रहे हैं ग्राम मीरपुर, जिला हरिद्वार के प्रगतिशील कृषक राजेश चौहान। एक पोली हाउस लगा हुआ है, उसमें जरबेरा की खेती कर रहा हूँ। अपने तजुर्बे के अनुसार अच्छा फूल लेने के लिए मैं आपको कुछ बिंदु बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम है गर्मियों में पानी की नमी बरकरार रखने के लिए इसमें
पानी देना पड़ता है। पर डे हमें लगभग 10 से 15 मिनट। ड्रिप हमें 2 kg प्रेशर पर चलानी पड़ती है। गर्मी में दोपहर जिस टाइम हो जाती है उस टाइम पर फोकर चलाने पड़ते हैं। इसमें जो नालियां हैं उनकी साफ सफाई रखनी पड़ती है और उसमें हमें पर डे हल्के हल्की चारों साइड उसमें पानी देना पड़ता है। दोपहर के टाइम टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो ऊपर इसमें नेट लगे हुए हैं, उन नेट को खोल देते हैं जिससे कि फूल के ऊपर छाया रहे। गर्मी के मौसम में शाम के टाइम इन नेट को इकट्ठा किया जाता है क्योंकि रात में ओस जो पड़ती है उससे कि इसे ठंड बरकरार रहे। यदि किसी के यहाँ फोकर खराब हो गए हैं तो उसे फुहारे के द्वारा या पाइप के द्वारा पानी में छिड़काव करना चाहिए लगभग 2 बार, एक तो सुबह सुबह और एक बार 10-11 के लगभग, जिससे कि पूरा दिन नमी बरकरार रहे। हमारे उत्तराखंड में टेम्परेचर लगभग 40 से 50 डिग्री के बीच होता है हरिद्वार क्षेत्र में, लेकिन हमें इस फूल के में टेम्परेचर चाहता है 15 से 30 के बीच और अच्छी ग्रोथ के लिए। इसलिए हमें इसमें पानी की सिंचाई फोकर से या फुहारे के द्वारा या हजारे के द्वारा करनी चाहिए जिससे कि हमारा फूल अच्छी क्वालिटी का हो। ये सिंचाई जब तक टेम्परेचर डाउन ना हो यानी कि बरसात शुरू ना हो तब तक हमें लगातार पानी देता रहना चाहिए। इसकी हमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जो घास होती है वो घास निकालनी पड़ती है और जो इसके सूखे पत्ते हैं उन्हें भी निकालने पड़ते हैं। जैसे जैसे हम पानी देते हैं इसमें तो घास ज्यादा से ज्यादा निकलती है, उसके लिए हमें बार बार इसकी निराई करनी पड़ेगी, हाथ से निराई करनी पड़ेगी। और इसमें निराई करने टाइम इसमें ऊपर की जो परत हार्ड हो जाती है इसलिए उसे हाथ से थोड़ी उसकी गुड़ाई भी करनी पड़ेगी। हाँ, मेड होगी भी अंदर की साइड भी। ये लगभग 8-10 दिन बाद परमानेंट करते रहेंगे। हमारी ये सूखी पत्तियां उन्हें बार बार निकालनी पड़ती है। बहुत सी बार कोई फूल सूख जाता है, हाथ लगने लग जाता है, उसे बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। अच्छी पैदावार के लिए हम इसमें ड्रिप्स के द्वारा खाद देनी चाहिए 20-20, 13-0-45, कोम्बी 2, ये तीनों हमें देनी चाहिए। और डंठल मजबूत करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट लगाते हैं हम सप्ताह में 1 बार, लगभग 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर जो ड्रिप वाला सिस्टम है उससे पहुंचा दिया, जिससे कि इसकी डंठल मजबूत रहे, इसमें टूटा ना। जरबेरा फूल की जितनी लंबी डंडी होगी उतना ही अच्छा फूल होगा, इसलिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता है। खाद के लिए हम जैसा गर्मी शुरू होती है उसमें हम खाद की मात्रा थोड़ी इसमें कम करते हैं। पहले सप्ताह में हम 2 बार करते थे और गर्मी के मौसम में हम सप्ताह में 1 बार करते हैं, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट बरकरार सप्ताह में 1 बार जरूर करते हैं। खाद लगातार देते रहे, इसकी जो पत्तियां फंगस की ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए खाद की मात्रा में कम करनी चाहिए। प्रिय किसान भाइयों, गर्मी के अच्छे प्रोडक्शन के लिए जो 2-3 बिंदु मैंने आपको बताए इन पर ध्यान दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है हलियापुर अमेठी के अभय खरे ने। आप रंगीन मछलियों के पालन पर जानकारी चाहते हैं। मछली पालन के क्षेत्र में रंगीन मछलियों की जहां तक बात आती है, इसको हम घरेलू स्तर पे भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी मछलियां हैं जो कि हमें काफी सस्ती भी होती है और काफी इजीली अवेलेबल भी होता है, लेकिन उसको हम व्यावसायिक रूप नहीं जानते हैं और नहीं देते हैं तो उसका कोई मकसद नहीं होता है और न उसका कोई कीमत मिल पाती है हमारे किसान भाइयों को। लेकिन इन रंगीन मछलियों का आजकल प्रचलन बढ़ रहा है और इस शहरों में खास करके ज्यादा देखा जा रहा है और घरेलू व्यवसाय के रूप में काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इन रंगीन मछलियों में कई एक मछलियां आती है जैसे मोली, गोल्ड फिशेज, कार्प, इस तरह का जो है मछली हमें काम में आता है, जिसको कि हम एंजल फिश, इन सब मछलियों को देखा जा सकता है, जो किया जा सकता है। इनके जो तरीके हैं, जो इनको उपयोग मुख्य रूप से घरों में यूज किया जाता है, इसका मकसद ये होता है, इसको एक तो देखने में खूबसूरत होता है, घरों का इंटीरियर डेकोरेशन में काफी अच्छा होता है। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ वैसे लोगों के लिए जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको भी बहुत सुकून होता है इसको देखने से। इनका जो लाइव मूवमेंट होता है, जो बीपी के भी जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ही कारगर होता है, उन्हें बहुत सुकून देता है। इसके साथ साथ घर में एक जो पुरानी हमारी परंपरा रही है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कि मछलियों को देखने से शुभ होता है दिन, तो वो भी हमारी परंपरागत के तहत हमें एक
अच्छा माना जाता है मछलियों को रखना घरों में। तो इन मछलियों को रखने में एक्वेरियम सबसे पहले महत्व आता है एक्वेरियम का बनना। एक्वेरियम हम शीशा का बनाते हैं, एक्वेरियम के साइज के अनुसार शीशा का हम मोटाई रखते हैं और उसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आजकल बहुत ही अच्छे एडेसिव आ गए हैं, जिसको सिलिकॉन ग्लेज को प्रयोग करके हम उन शीशों को चिपकाते हैं आपस में और उसको एक तालाब का शेप दे करके मछलियों का उसमें पालन करते हैं, मछलियों को रखते हैं। और रखने के बाद उसका फीड बना बनाया फीड आता है, जिसको हम प्रतिदिन उसको देते हैं। इसमें इसका भी ध्यान ये रखना होता है कि हम इसका पीएच जरूर मेंटेन रखें और किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। इसके लिए हम, क्योंकि पानी एक एक्वेरियम में रोज बदलना बड़ा मुश्किल होता है और उसको ऑक्सीजन मेंटेन भी करना जरूरी होता है, दवाइयां देते रहते हैं। इसके साथ साथ जो एक्वेरियम के केस में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसकी पानी की सफाई, ब्रीडिंग कराना भी बहुत ही आसान और उपयोगी होता है, क्योंकि घरों में ही इसका ब्रीड, इसके लिए कोई खास हैचरी, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है और इसको सीख करके घरों में ही इसका हैचिंग कराई जा सकती है और इनको बहुत ही अच्छे दामों पर इसकी बिक्री की जा सकती है। अभी देखा जा रहा है, अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो यहाँ पे रंगीन मछलियों का हैचिंग कराने की बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो फिश आती है या तो बंगाल से आती है या फिर साउथ से आती है, हमारे यहाँ इसका प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं व्यवसायिक रूप से। हमारे जो नवयुवक हैं इसको एक व्यवसायिक रूप दे सकते हैं। इसके साथ साथ मछली का हैचिंग करा करके बेचना ही नहीं, इसके जो और एसेसरीज हैं, जैसे एक्वेरियम का अच्छे एक्वेरियम का बनाना, इससे रिलेटेड फूल पत्ती आर्टिफिशियल उसका निर्माण करना, और इन चीजों का भी सेल होता है। और आज की तारीख में एक अच्छे इनोवेटिव और एक अच्छे डेकोरेटिव इंटीरियर्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक विधि से शक्कर बनाकर लाखों की आय ले रहे किसान का अनुभव। अगेती बोई गई मक्का की फसल में समसामयिक प्रबंधन कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।